इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर स्टार्ट कर। आज का टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, आखिर इसको लाने की क्यों जरूरत पड़ी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 आया, उसमें जो कुछ भी आपने देखा, क्या देखा? आपने देखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखा, आपने गवर्नर जनरल को जो है एडिशनल टाइटल मिलते देखा, विच इज वॉइस राय। ठीक है। और आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जो है एक 15 मेंबर की काउंसिल देखी। लेकिन क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस दिख रही है जो इंडिया में रूल चेंज कर रहा हो? सिर्फ गवर्नर जनरल को वायसराय की एक एडिशनल पोस्ट मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में क्या होने जा रहा है? तो नहीं। अच्छा, दूसरी क्या है कि ये रानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन है, तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है। अब हाँ, इसको बेस बना के जो है 1861 का एक्ट लाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में डायरेक्टली इंडिया के लिए कोई प्रोविजन नहीं थे। ठीक है। दैट्स वाई जो है 1861 का काउंसिल आता है। ठीक। म्यूटिनी, 1857 की जो म्यूटिनी है ना, इस म्यूटिनी में क्या पता चला कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स, हाँ, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए बोला कि हम आपका मर्जर नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग क्या देखते चले आ रहे हैं 1773 से लेके और 1753 तक हम लोगों ने 1850 तक हम लोगों ने देखा, 1773 से लेके और 1853 तक हम लोगों ने क्या देखा? पावर का सेंट्रलाइजेशन देखा है। ठीक है। कि गवर्नर जनरल है, उसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी। फिर आपने देखा 1833 में क्या देखा कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर्स भी जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चली जाएंगी। तो हम लोगों ने पावर का सेंट्रलाइजेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स देखे, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में हम लोगों को प्रिंसली स्टेट के मर्जर को रोकते हुए दिख रहा है। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिख रहा है, उसके लिए एक जो है इंडिया हाउस की एक कमेटी मिल रही है, 15 मेंबर की काउंसिल मिल रही है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक वायसराय का पोस्ट मिला है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रिफॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा है। तो वो रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए, क्या होने चाहिए? अच्छा, उसके पीछे 1857 में क्या, 1857 की जो म्यूटिनी उसका क्या रोल है? तो सीधी सी बात है, 1857 की म्यूटिनी में आपने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ये राजे रजवाड़े जो थे, वो इसको लीड कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें जो है सिपाही, ब्रिटिश आर्मी के वो सिपाही जो कि डिससेटिस्फाइड थे, जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट एक आया था, जिसके थ्रू उनकी जो आर्मी के ऑफिसर्स को मिलने वाली जो प्रिविलेज होती है वो खत्म कर दी गई थी। जैसे कि मान लीजिए कई तरीके के अलाउंसेस, जैसे कि कैंटीन का अलाउंस हो गया, उनको ट्रैवल अलाउंसेस मिलता था, वो सब खत्म कर दिया गया। इससे सिपाही सिपाही भी नाराज थे। कॉमन मैन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसमें एग्रेरियन नाराज थे, किसान वगैरह नाराज थे, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू लिया जाता था, बहुत सारा टैक्स लिया जाता था। किसान का अगर एक कोई सिपाही भाई है तो उसको भी कहीं ना कहीं शहर में अगर वो रह रहा है तो, या उसकी फैमिली रह रही, तो उसको कहीं ना कहीं महंगा मिलेगा। तो ये इंटरलिंक है आपस में। दूसरा एक कल्चरल इशू था कि इंडियंस इन डॉग्स आर नॉट अलाउड जैसे पोस्टर्स ब्रिटिश हर जगह ला लेते थे, रेसिस्ट हुआ करते थे। तो ये सब चीजें तो हमको दिख रही है, लेकिन एक क्लास जो है सिर्फ न्यूट्रल दिख रही है ना, कि व्हाट इज बेस्ट इज वेस्ट। कॉन्सेप्ट से ये क्लास जो है पढ़ लिख रही है और उसको मोनार्च से निकलने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और वो यहाँ न्यूट्रल है। और अब वो क्लास जो है वो एक्टिव होने जा रही है पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू। ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक्टिव होने जा रही है और इंडियन नेशनल मूवमेंट खड़ा करने जा रही है ना। तो ये क्लास भी डिससेटिस्फाइड है, इसका कहना। हालांकि इसने जो है सिपाही म्यूटिनी में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इसका मानना था कि आप हमको कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। आपने प्रिंसली स्टेट मर्जर ना करके उनको तो सेटिस्फाइड कर दिया 1858 में, बट अब आपको कुछ इनको भी सेटिस्फाइड करना है ना। और इसलिए क्या किया कि आप देखेंगे अभी आप जाके जो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें कुछ इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे। तो सिपाही म्यूटिनी के पीछे ये चीज समझ में आई कि इंडियंस में डिससेटिस्फेक्शन है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, कि भाई हमको कुछ मिलता नहीं, हम ही से टैक्स ले लेते हैं। उसी टाइम पीरियड में जो है दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक पैम्पलेट भी आया था। तो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है, जो इंडिया का रिप्रेजेंट कर रही है, उस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अगर कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर दे जो कि प्रो ब्रिटिश अप्रोच की हो, जो कि व्हाट इज बेस्ट इज वेस्ट अप्रोच की हो, तो शायद इंडियंस के अंदर की जो नाराजगी है वो हमें टाइम टू टाइम पता चलती चलेगी।
ऐसी कोशिश जो है 1861 के काउंसिल से की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी है कि ये अप्रोच आगे भी आपको दिखाई देगी कब, जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस को पढ़ेंगे 1885 में, और डब्ल्यू सी बनर्जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ऊपर, और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने हमको एज सेफ्टी, कांग्रेस को एज सेफ्टी वॉल यूज करना चाहता ब्रिटिशर्स ने। इंडियंस के अंदर जो नाराजगी उनको टाइम टू टाइम पता चलती है, इसलिए वो जो है यहाँ पे प्रो ब्रिटिश अप्रोच के लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1857 भी इसको लाने का एक मेजर इशू था। क्या यहां तक सबको क्लियर? चार्टर एक्ट 1833। अब चार्टर एक्ट 1833 में क्या है, वही बात है कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो है आपने लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म कर दी थी, और वो कहां चली गई थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास चली गई थी। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया का पूरा टास्क था, बंगाल का भी टास्क था, और अब जो है मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो है लेजिस्लेटिव वर्क भी इसको करना था। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है इन सबको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था। तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो फेल हो रही थी इस वर्क को करने में। तो यहाँ पे एक फील हुआ कि 1833 के बाद जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऊपर एक्सेसिव वर्कलोड बढ़ रहा है, तो ऐसा करना चाहिए कि इसको कुछ डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आपको डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा। वही गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज फेल इन हिज लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। अब क्या आ रहा है कि जब आप आपके ऊपर इंपीरियल लेवल की जो है वर्कलोड है, तो सिंपल सी बात है, जो प्रोविंशियल लेवल का भी वर्कलोड है, तो कहीं ना कहीं इंपीरियल लेवल का जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसमें भी आप कुछ फेल होते हुए दिखाई। तो ये कुछ मेन रीजन है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 1861 में। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, ये क्या है कि कुछ मैं आपको एक टाइमलाइन के थ्रू रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप याद करिए कि सबसे पहले एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, ठीक है। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है 1858 में क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी नहीं होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी नहीं होगा। गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है वायसराय को दे दी गई, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, 15 के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। 1773 से लेके हम थोड़ा सा एक छोटी सी जर्नी करके आते हैं। देखिए, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है 1773 में चालू हुआ, और आपको याद है कि बंगाल के सुपरविजन में बॉम्बे और मद्रास को रखा गया। याद आ रहा है आपको? ठीक है। फिर ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है 1833 तक बहुत ही तेजी से चलता चला गया, और जो है लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो कहाँ चली गई, बंगाल के पास चली गई, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। 1857 का उसके बाद रिवोल्ट होता है, और यहां तक हमको सेंट्रलाइजेशन पीक पे जाता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं 1861 में। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब आता है, तो उसी टाइम पीरियड में एक हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी आता है, जो कि जुडिशियल हिस्ट्री का पार्ट है, और मतलब पीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, अगर हम मेंस की बात करेंगे, ऑप्शनल हिस्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो 90th सेंचुरी है, 90th सेंचुरी है, इस दौरान जो ब्रिटिश ने जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, उसका इंडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वहां पे हम लोग हाई कोर्ट एक्ट के बारे में बहुत ही माइन्यूटली देखते हुए चलेंगे, और डिटेल में पीसीएसजी वाले पढ़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड में 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता दूं क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। आपने अगर पिछले वीडियोस देख रखे हैं तो मैंने उसमें आपको बताया कि 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग्स का जो जुडिशियल प्लान आता है, उसमें सदर कोर्ट्स होती है। सदर कोर्ट्स दो तरीके की होती है, एक निजामत होती है और एक दीवानी कोर्ट होती है, ठीक है। निजामत देखता है क्रिमिनल इश्यूज को, दीवानी देखता है आपका सिविल इश्यूज को, ठीक है। और ये प्रोविंशियल लेवल की कोर्ट बनाई जाती है, बंगाल में भी बनती है। और ये इसका जो हेड होता है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल खुद होता है, और इसके अंडर में नीचे से लेके लैंडलॉर्ड, और यहाँ पे भी जो है यहाँ मुफ्ती मौलवी काजी, और यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड्स होते हैं सबसे लास्ट में कोर्ट में। तो होता यह है कि हाई कोर्ट एक्ट जब आता है तो ये सदर कोर्ट जो होती है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन पढ़ा था, याद आया? सभी को याद आ रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट होगा। उसको बनाने के लिए 1774 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंग्लिकन लोगों को देखेगा, और जो एंग्लिकन लोगों के साथ साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में जुड़े उनको देखेगा। तो कुछ डिस्प्यूट भी रहता है, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और सदर कोर्ट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट रहता है। तो ये जो आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है वो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सदर कोर्ट को मर्ज कर दिया जाए,
और क्या बना दिया जाए, प्रोविंशियल लेवल पे हाई कोर्ट बना दिया जाए। तो आपको बॉम्बे में भी हाई कोर्ट दिखाई देगा, मद्रास में भी हाई कोर्ट दिखाई देगा, इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट दिखाई देगा। और ये मर्जर का रिकमेंडेशन किसने दिया था? फर्स्ट लॉ कमीशन ने, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था कब? 1850 1833 में, मैकॉले ने। याद आया आपको? फर्स्ट लॉ कमीशन ने सजेशन दिया था इसको मर्जर कर देते हैं, एक हाई कोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे उसी हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो 1861 के हाई कोर्ट एक्ट में बताया। आई होप यहां तक आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है ना? रिपीटेड वे में आप जाके वीडियोस बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, तो परेशान मत हुई। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि 1861 के लिए क्या हुआ। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो 1857 में हुआ करता है, उसका नाम कैनिंग हुआ करता था। जैसे ही रानी विक्टोरिया का अनाउंसमेंट आता है, तो वो क्या वायसराय बन जाता है। और वो क्या करता है कि दो रिफॉर्म्स, है ना, आपको याद होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया गया है 1858 में, उसको गवर्नर जनरल टाइम टू टाइम रिपोर्ट भेजेगा। ये आप लोगों ने 1858 में विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन में पढ़ा। तो पहली रिपोर्ट भेजता है कब? 1859 में एक रिपोर्ट भेजता है, उसके बाद जनवरी 1861 में अपनी रिपोर्ट भेजता है। और ये दोनों रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता है? इन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे हम लोग बोले, उसको बिल क्यों रखता है। फिर ये बिल पास हो जाता है 1 अगस्त 1861 तक, आते आते बिल पास हो जाता है। और इस पूरे बिल को या इस पूरे एक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? तो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, है ना? प्रोविंशियल लेवल की एग्जीक्यूटिव को हम लोग धीरे धीरे आगे जब 1892 में जाएंगे तो देखेंगे गवर्नर जनरल खुद डिसाइड करता है। अच्छा, क्या आपने क्या देखा कि गवर्नर जनरल, हम थोड़ा पहुंचते हैं कहां? 1773 पे पहुंच रहे हैं। ये इंडिया है इस टाइम पीरियड में। देखिए, ये सारा का सारा जितना आपको रेडिश एरिया दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा, ये जितना भी एरिया है, ये सब का सब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में है, डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? और ये जो येलोइश एरिया दिख रहा है, ये कौन है? प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो कि ब्रिटिश सोवरेंटी के अंडर में। ये आप लोगों ने 1858 के विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में पढ़ा था। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये देखिए, सबका सब ब्रिटिश के अंडर में, है ना? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। वो क्या करता कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए काउंसिल होगी, ठीक है? और इस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 4। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है? 1784 में इसके मेंबर घटा के कर दिए जाते हैं 3। फिर क्या होता है, याद करिए, 1833 में आते आते बोला जाता है कि भाई काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही वर्क एक साथ करती आ रही है, इसलिए हम लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को और एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर देते हैं। क्या रहा है आपको? और प्लस यहाँ पे टेम्परेरी मेंबर, लॉ मेंबर जोड़ा जाता है। फिर 1853 में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो पहले से डिसाइड किए गए थे, सब्जेक्ट्स अलग से डिसाइड किए थे, तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को के ऊपर काम करने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है ना, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। और आपका 1853 में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कितने हो जाते हैं? परमानेंट मेंबर 4 हो जाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? याद आ रहा है आपको? इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंडेड काउंसिल भी बोला जाता है, एक्सटेंडेड काउंसिल भी बोला जाता है ना? तो अब चूंकि ये सेंट्रल लेवल की बात चली, बंगाल के गवर्नर जनरल की जनरली होते होते 1833 में कहां चलेगी? इंडिया के गवर्नर जनरल तक पहुंच, है ना? तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें 4 मेंबर है ना, 1853 में, ये होगी आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जिसमें 1853 में 6 मेंबर है, ये क्या होगी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसको आप प्रेजेंट सिनेरियोस जोड़ के देखिए, तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, है ना, ये सबके सब क्या हो जाएंगे? ये सबके सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जाएगा। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएगा? सीधे सीधे लोकसभा और राज्यसभा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएगा? विधानसभा और विधान परिषद, ठीक? और प्रोविंशियल लेवल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन हो जाएगी? सीएम और उसकी कैबिनेट, है ना? ब्रिटिश लेगेसी हमको मिली हुई। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी चीज समझने में कि सबको ये क्लियर है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव क्या है। अच्छा,
तो इस एक्ट में प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के लिए काम नहीं किया गया है। प्रोविंशियल लेवल पे एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो गवर्नर जनरल होंगे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वो खुद डिसाइड करते थे, नॉमिनेट करते थे, है ना। धीरे धीरे आप जाके जब 1892 में जाएंगे तो पता चलेगा कि अभी आपको पता चलेगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है कितने मेंबर होंगे, है ना। फिर आप जब 1892 में जाएंगे तो आपको साथ साथ ये भी पता चलेगा कि क्योंकि बहुत सारे प्रोविंशियल हैं, बंगाल में कुछ अलग सिनेरियो है, पंजाब में अलग सिनेरियो है, मद्रास में अलग सिनेरियो है, बॉम्बे में अलग सिनेरियो है। तो अलग अलग प्रोविंशियल में अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबरों मेंबर्स की संख्या चेंज होती रहेगी। तो अब आपके लिए नंबर्स ऑफ फिगर्स बहुत डिसाइड करने वाले हैं, और ये याद रखिएगा धीरे धीरे से हम कहां पे जाएंगे। लास्ट जर्नी हमारी कहां पे जाएगी कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा में मैक्सिमम, है ना। ये आपको फिक्स है पता है। और अभी भी आप लोग देखते हैं कि एमपी की विधानसभा में अलग मेंबर्स है और एमपी की विधान परिषद में जो है अलग मेंबर, एमपी में विधान परिषद ही नहीं है, यूपी की जो विधानसभा है उसमें मेंबर्स अलग है और एमपी में विधानसभा की मेंबर्स अलग है, आपको अच्छे से पता है। तो यही चीज हमको लेगेसी मिल रही है, धीरे धीरे ये चीजें हमको यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे 1892 से लेके और 1837 तक हमको दिखाई दे, ठीक। जो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है कि हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो हम पावर्स दोबारा देने जा रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन कब तक जाएगा, 1937 तक जाएगा, और स्टेट को अच्छी खासी पावर मिल जाएगी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन में। और लास्ट में इशू बनेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनती, विधानसभा क्या नाम है, संविधान सभा जब बन रही होती है, तो उसके लिए जो है कैबिनेट मिशन के प्लान पे, ये जो आपको प्रोविंसेस दिख रहे हैं, देखिए ये जो रेड रेड वाला प्रोविंसेस दिख रहा है, कैबिनेट मिशन के प्लान पे क्या होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से ना, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना। कैबिनेट मिशन का प्लान क्या कहेगा कि भैया यहाँ पे जो विधानसभाएं बनी है, प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी है ना, इन्हीं के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा कहाँ पे, संविधान सभा के मेंबर्स में। तो लीग के, मुस्लिम लीग के अलग मेंबर्स आएंगे, कांग्रेस के अलग आएंगे, हिंदू महासभा के अलग आएंगे, सभी लोगों के आएंगे। और ये जो येलोइश एरिया दिख रहा है, जिसे आप लोग प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं ना, मेजर मेजर प्रिंसली स्टेट्स में दिखनी, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स तो हम लोग जब पढ़ेंगे कब, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वहां पे दिखेंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स के भी कुछ मेंबर वहां नॉमिनेट हो रहे हैं। अब संविधान सभा में देखिए तीन तरीके के लोग बन रहे हैं, है ना, तीन तरीके के लोग बन रहे हैं। एक, जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे हैं, है ना, जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे हैं। दूसरा, जो कि प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं। दो तरीके के लोग मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे हैं, उनमें भी दो तरीके के, एक प्रो इंडियन अप्रोच की और दूसरा प्रो पाकिस्तानी अप्रोच। तो प्रिंसली स्टेट तो मतलब अलग ही अप्रोच है उसकी। तो ब्रिटिश ने क्या कर रखा है कि प्रिंसली स्टेट्स को यहां से डराना चालू कर दिया 1858 के बाद, कि अगर हम चले गए तो ये मीडियोकर आपको हटा देगा और अपना आ जाएगा। ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर एक डर है। जिन्ना जो पाकिस्तान के अप्रोच के साथ इसमें चल रहे हैं, वो चाहते थे कि जो सेंट्रल, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, वो क्या करे कि राज्य या स्टेट को ज्यादा पावर दे दे कंपैरेटिव टू सेंट्रल के। और कांग्रेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा पावर किसको मिले, सेंट्रल को मिले बजाय राज्य को। क्योंकि अगर राज्य को ज्यादा पावर मिल जाएगी तो राज्य जो है डिसइंटीग्रेट होकर अलग हो जाएगा। और देखिए, हमारे पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद जब अमेरिका में सिविल वॉर होता है, तो अमेरिका के स्टेट अमेरिका से अलग होने की कोशिश कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम में अपनी इच्छा से शामिल हुआ, तो राज्य अपनी इच्छा से अलग हुआ। तो एक अमेरिकन फेडरल सिस्टम के तरीके जो है मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि संविधान सभा में भी ऐसा कुछ काम हो। लेकिन हुआ क्या कि जब रिजल्ट आया संविधान सभा के मेंबर्स का, तो कांग्रेस या प्रो इंडियन अप्रोच के मेंबर्स ज्यादा हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना के जो है मेंबर्स कम थे। उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित कर दिया, और अब वो टोटली कम्युनलाइजेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं और भारत विभाजन की कहानी बन जाती है। तो हो क्या रहा है कि बन क्या रहा है, मैं आपको अभी से क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए अभी से बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम ब्रीफ चलता रहे सब कुछ, है ना। तो पहले क्या कि आपने क्या देखा, 1773 से लेके 1773 से लेके एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन देखते हैं आप 1853 तक, और जिससे क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चरमरा जाता है और कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक रूलर ब्रिटिश बनते चले जा रहे होते हैं। और इसके चक्कर में एक रिवोल्ट हो जाता है, और अपने उसके बाद अपनी इमेज को सुधारने के लिए क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने लगते हैं। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हमारा 1861 से लेकर 1937 तक जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है एक यूएस जैसे फेडरल सिस्टम को डेवलप करने का एक प्रेशर बना रहा होता है। और स्टेट्स कहीं अलग ना हो जाए, तो संविधान सभा में दो तरीके के ओपिनियन आते हैं, है ना। और जो आपकी मुस्लिम लीग है बाइकआउट कर जाती है और भारत विभाजन भी हो जाता है।
तो ये क्या है कि हम पूरा जानेंगे इंडिया का विभाजन कैसे हो गया, उसके इसके पीछे ये भी एक कारण, वन एंड ओनली रीजन नहीं है, लेकिन ये भी एक रीजन है ना। क्लियर है चीज, है ना। जो देखिए सीधी सी बात है ना, अचानक से थोड़ी जिन्ना को शौक आ गया कि अरे यार जो है नहीं अलग हो जाना चाहिए, समझ ना आप बात को। रीजन क्या था, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए संविधान सभा में ये चीज डिसाइड हो जाती, लीग और कांग्रेस के मेंबर लगभग इक्वल में होते, ज्यादा मेजोरिटी में कोई ना होता, तो ये वीक फेडरल सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता, और बाद में जो है इंडिया में जो है वैसा ही सीन बनता, होम वॉर ऐसा जैसा कि यूएसए में बना। और शायद जो है यूएसए में तो जो है बच गया, वहां का फेडरल सिस्टम टूटा नहीं, लेकिन इंडिया में हो सकता है शायद फेडरल सिस्टम जो है वीक पड़ जाता। इसलिए जो है यूनिटरी सिस्टम, जो आप लोग क्वाजी फेडरल सिस्टम, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पॉल साइंस पढ़ रखी होगी, संविधान पढ़ रखा होगा, है ना। क्वाजी फेडरल सिस्टम है जो एक जनरली हमें एक फेडरल ऐसा दिखता है इन नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में वो हमको एक यूनिटरी सिस्टम में देता हुआ दिखाई देता है। तो यूनिटरी सिस्टम की लेगेसी कहां से, ब्रिटिश से आ रही है, और क्वासी फेडरल सिस्टम जो है हमने यूएसए से लिया। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको एकदम पूरा, थोड़ा जबरदस्ती में आपको कुछ बता गया। ठीक है, तो सेंट्रल, हाँ, तो 1861 में मेन प्रोविजन क्या है, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ चेंजेस किए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ चेंजेस किए, प्रोविंशियल के लिए कुछ प्रोविजन किया, तो वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने क्या क्या प्रोविजन किए, देखिए सीधी सी बात है कि आपको याद है कि 1853 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें कितने मेंबर थे, 1833 में आपको याद आ रहा होगा 3+1 थे, और 1853 में 4 हो गए थे, और अब ये जो है 1861 में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5। इसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर भी जोड़ा जाएगा, ठीक। तो 5 मेंबर जो थे उनमें से क्या होगा, ये जो 3 मेंबर हैं, ठीक है, 3 मेंबर, 5 में से 3 मेंबर ऐसे होंगे जो कि या तो कंपनी के अंडर में उनको जॉब करने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जो है क्राउन की जॉब में, मतलब इंडिया में क्राउन के भी रिप्रेजेंटेटिव आया करते थे पहले से ही, है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जब 1774 में आया, तो यही हुआ कि जो क्राउन की जो पब्लिक यहाँ पे रह रही है, उसको भी जो है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का रूल चल लागू होगा, और जो ब्रिटिश पब्लिक रह रही है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पब्लिक रह रही है, उसके ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रूल लागू होगा, और जो इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का रूल लागू होगा। ये 1774 में है, तो क्राउन के भी लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है। तो 5 में से 3 मेंबर वो होंगे जो कम से कम, जिनके पास कंपनी के अंडर में जॉब करने का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या तो क्राउन के अंडर में जॉब करने का 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया। और एटलीस्ट 1 मेंबर एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस बात का, बैरिस्ट्री का। कहां पे, ये सुप्रीम कोर्ट जो हुआ करता था 1772 से जो आया, 1773 से जो सुप्रीम कोर्ट आ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास कम से कम 5 साल का। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी बताया है। आई होप सबको क्लियर हो गया हो, ठीक है। 5 में से 3 मेंबर ऐसे होंगे जिनको ब्रिटिश कंपनी ऑब्लिक क्राउन के जॉब करने का 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक। और एक मेंबर एटलीस्ट ऐसा होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट में एज ए बैरिस्टर 5 ईयर का एक्सपीरियंस। ये सब क्लियर हो गया। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ये वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीएम और उसकी कैबिनेट, ये कैबिनेट है, ये गवर्नर जनरल की कैबिनेट है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, है ना, एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो कि इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां, लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी, वो बताएंगे कि कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी कौन होगा, इन पांचों में से कौन होगा। और आप याद करिए क्यों, पहले भी यही होता था कि क्या नाम है, ब्रिटिश क्राउन ही डिसाइड करता था कि कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी कौन होगा। 1784 में ये सिचुएशन थी। फिर याद करिए कि एक एमेंडिंग एक्ट आया 1786 में, और जिसमें कॉर्नवालिस के लिए जो है ये पोस्ट बनाई गई कि भाई कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल भी होगा और कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी भी होगा। सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था पावर का। अब देखिए फिर से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है ना, कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा कि कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी इन पांचों में से कौन बने। क्या यहां तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट। तो ये एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को
याद रखिएगा कि 5 मेंबर ऐसे ही याद कीजिएगा ना, 1833 में 3+1 हो गए, 1853 में कितने हो गए, 4 हो गए, 1861 में कितने हो गए, 5 हो गए, एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी जोड़ दिया जाता है। तो उनमें से जो 3 जो होंगे वो बोर्ड कंपनी की जो है जॉब में करने वाले होंगे। इस तरीके से आप रिकॉल करके याद करा करिए, कंपैरेटिवली याद करा करिए, तो जल्दी आता है। ओके, फिर देखते हैं, गवर्नर जनरल को जो है एक ऑर्डिनेंस जारी करने का भी राइट मिल चुका है। ठीक, गवर्नर जनरल जो है वो काउंसिल के ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। गवर्नर जनरल जो है, पहली बात करते हैं, गवर्नर जनरल जो है वो रूल्स बना सकता है। गवर्नर जनरल मतलब बात चल रही गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेटर बिजनेस के लिए। आप ये सब कंपनी को तो खत्म ही कर दिया गया, कंपनी का तो काम ही नहीं था बिजनेस करने का। लेकिन याद करिए 1833 में या 1813 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो फाइनली खत्म हुई थी, तो उसके बदले में ब्रिटेन से और भी सारी कंपनियां आ रही हैं, तो उनके लिए ट्रेड के लिए काम करना और उनके लिए जो है रूल्स बनाना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? यहां तक सबको क्लियर? एक्ट empowered द गवर्नर जनरल टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर कंसर्निंग द कंडक्ट बिजनेस। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? पोर्टफोलियो सिस्टम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में मेंबर कितने हैं? 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो सबको कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे एक लॉ मिनिस्टर होगा, जैसे हमारे यहाँ रविशंकर है। एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर होगा, निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। एक जो है होम मिनिस्टर होगा, एक जो है डिफेंस मिनिस्टर होगा। ठीक, और एक जो है आप मान सकते हैं कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर होगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम, ये पोर्टफोलियो सिस्टम हमको इंडिया को ब्रिटिश लेगेसी से मिला है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम में जो भी मेंबर होगा, जिसको जो जो पोर्टफोलियो सिस्टम मिलेगा, अपना पूरा पूरे डिपार्टमेंट को देखिएगा गवर्नर जनरल काउंसिल के बिहाफ पे। ठीक, गवर्नर जनरल क्या है, उसको एक पावर मिली हुई है गवर्नर जनरल को कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को, मेजोरिटी से लिए गए डिसीजन को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है चीज? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, दूसरा, गवर्नर जनरल को एक पावर मिली, अब याद करिए 1853 में मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, नई प्रोविंसेस बना सकता है, नई प्रेसिडेंसीज बना सकता है। याद आ रहा है आपको? तो वो पावर जो है वापस गवर्नर जनरल, जो कि देखिए सीधी सी बात है, हमको यहाँ पे क्लियर हो गया था 1858 में कि भैया कंपनी को एबॉलिश किया जाएगा। और वो अलग बात है कि 1874 तक आते आते उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या जितने भी स्टॉक होल्डर्स थे, उनको नेगोशिएट करते करते एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, हालांकि कंपनी का रूल तो खत्म हो गया। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है नहीं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के काम को कौन करेगा, नई प्रेसिडेंसी बनाएगा कौन, है ना। तो न्यू प्रोविंसेस बनाने का काम किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब याद करते हैं थोड़ा सा 1853 के चार्टर को रिकॉल कर लेते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग कुछ नहीं है। 1853 के चार्टर में 6 मेंबर यहाँ पे रख दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग कर दी गई थी, और जिसमें मेंबर कितने थे? 4। मैं आपको पहले बता चुका, वही सब यहाँ लिखा हूं। अब हम लोग आ रहे हैं कि 1861 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या किया जा रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ना? सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब कि अब हम संसद की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को समझ लिया, अब हम लोकसभा और राज्यसभा समझने जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा जैसी चीजें दो दो बाई हमें कुला के पार्लियामेंट को समझ रहे हैं। पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स ना, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो आगे जाके यहाँ पे भी आपको 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में दिखाई देगा 2 हाउस बनेंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अभी हम लोग एक कॉमन हाउस लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको डाउट? कोई क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए कैसे, ये मान लीजिए गवर्नर जनरल है आपके, और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन रही है ना, ये तो आपके फिक्स हो गए 5 मेंबर, है ना। फिर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें वो कह रहा है कि मिनिमम मिनिमम कितने 6 और मैक्स कितने 12 मेंबर, इनकी अपॉइंटमेंट होगी। क्लियर है चीज? और इसमें से जो हाफ मेंबर होंगे, मतलब अगर वो मिनिमम 6 मेंबर अपॉइंट करता है तो हाफ मेंबर कितने हो गए? 3। अगर वो मैक्सिमम 6 मेंबर अपॉइंट करता है तो हाफ कितने हो गए? 6। क्लियर है चीज?
जो 3 मेंबर जो है, जो हाफ मेंबर होंगे, या अगर वो 8 अपॉइंट करता है तो कितना हो गया, हाफ मेंबर कितना हो गया 4। अगर वो 8 भी अपॉइंट करता है, 6 से लेकर 12 तक मैक्सिमम मिनिमम अपॉइंट कर सकता है। हालांकि उसने 6 ही किए थे, 12 का प्रोविजन था, मैक्सिमम 8 12 तक का प्रोविजन था, लेकिन उसने 12 नहीं किए। ठीक है, तो जो 3 मेंबर होंगे, 6 के हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो 3 मेंबर होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक, और जो 3 बचे हुए मेंबर्स होंगे, रेस्ट 3 कौन होंगे, ऑफिशियल मेंबर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि फिर से समझाएं? चलिए और दोबारा और थोड़ा क्लियर है। देखिए, मिनिमम कितने 6 और मैक्सिमम कितने 12। अब चूंकि उसने 12 तो अपॉइंट किए नहीं है, मिनिमम 6 ही अपॉइंट किए, तो 6 में से हाफ कितने हो गया 3, और हाफ कितना हो गया 3। मतलब कुल मिला के 6 को हम 3+3 समझ सकते हैं। ठीक, तो ये जो 3 होंगे ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और ये जो 3 होंगे ये ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, इन 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा इनको। ठीक, और ये जो 3 ऑफिशियल मेंबर होंगे इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट नॉमिनेट करेगी। क्लियर है चीज? तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इन्हीं में इंडियंस को बैठा दिया जाता है 1861 में। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? और जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट नॉमिनेट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली होता है क्या कि गवर्नर जनरल क्या करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हीं के नाम को सजेस्ट कर देता है। ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है ऐसा। गवर्नर जनरल इन्हीं नामों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सजेस्ट कर देता है जो यहां से रिटायर्ड हुए होते हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मुद्दा रखता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्हीं तीनों के नाम को नॉमिनेट कर देती है, और ये सबके सब भी यहां आ जाते हैं। अब देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुराने रिटायर्ड मेंबर आ गए, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो वैसे ही चल रही। अब यहां पे जो इंडियन ओपिनियन से जुड़ा हुआ कोई मसला होगा, मेजॉरिटी जो होगी वो किसकी हो जाएगी, देखिए वही 3 ऑफिशियल मेंबर्स प्लस गवर्नर जनरल, हो गया काम। तुम यहां कुछ भी बकवास करते रहो, इंडियन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कुछ भी बकवास करते रहे, उनके जजमेंट को या उनके डिसीजन को या उनके वोट को ओवर रूल कौन कर देगा, ऑफिशियल मेंबर प्लस गवर्नर जनरल। ये प्रैक्टिकल चीज है। ठीक, थ्योरेटिकली क्या है, थ्योरेटिकली बस यही कि उसके हाफ मेंबर नॉन ऑफिशियल होंगे, हाफ मेंबर ऑफिशियल होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा, नॉमिनेट करेगा। और जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। अब यही जो जर्नी है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, यही 1892 में आगे बढ़ेगी। इसमें नंबर्स और बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे। फिर ये नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल के चक्कर में क्या हो जाएगा, ऑफिशियल जो हो जाएगा एक तरीके से अपर हाउस बन जाएगा, नॉन ऑफिशियल जो बन जाएगा लोअर हाउस। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? आई होप सभी को ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर समझ में आ गया होगा, है ना? तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए क्या लिखा है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में जो लॉ की बुक्स में लिखा है, क्या लिखा है, दैट इज टू से पर्सन्स नॉट इन द सिविल और मिलिट्री सर्विसेज ऑफ क्राउन। सिविल और मिलिट्री सर्विसेज ऑफ क्राउन में 1861 तक अभी तक ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, तो इंडियंस नहीं हुआ करते थे। सिविल और मिलिट्री सर्विसेज ऑफ क्राउन में इंडियंस नहीं हुआ करते थे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे, इंडियंस। यहां पे कहीं लिखा भी नहीं है ऑफिशियली, यहां पे थ्योरेटिकली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इससे इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे, इंडियंस होंगे, है ना? तो हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको ऐसा लिखे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर वर दी पर्संस नॉट इन द सिविल और द मिलिट्री सर्विसेज ऑफ क्राउन, आप मार देंगे टिक, राइट। और अगर दूसरा लिख दिया जाए कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस होंगे, तो आप अगर पहला स्टेटमेंट ये लिखा, दूसरा स्टेटमेंट इंडियंस लिखा हुआ, तब आप इंडियंस वाले को काट देंगे। और अगर खाली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए इंडियन लिखा है तो आप टिक करोगे, राइट मार देंगे, है ना? क्लियर? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और साथ साथ जो ऊपर नीचे जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। अनुभव आपको समझ में आ रहा है बेटा? ओके, इशिका आपको, अदिति सबको क्लियर हो रहा है चीज? ओके, चलिए। तो वायसराय को क्या है, नॉमिनेट करने की पावर है, और वायसराय ने क्या किया, 3 लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया। देखिए ये प्रो ब्रिटिश अप्रोच वाले, राजा ऑफ बनारस, ये प्रो ब्रिटिश अप्रोच के लोग हैं, इनको अपॉइंट कर दिया। महाराजा ऑफ पटियाला, जो भी महाराजा ऑफ पटियाला होगा वो,
और जो राजा ऑफ बनारस होंगे वो, और सर दिनकर राव नाम के आगे ही सर लिखा हुआ है, सर मतलब ब्रिटिश अप्रोच, सीधे सीधे क्लियर है। हाँ, सर का टाइटल ब्रिटिश उन्हीं को देते थे जो प्रो ब्रिटिश अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो सर दिनकर राव, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक। अगर कोई भी बिल जो है वो रेवेन्यू से है या डेप्ट से है, मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है, फॉरेन अफेयर से हुआ है, तो ये जो है पहले गवर्नर जनरल की अप्रूवल देना पड़ेगा, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, तब वहां पे जो है डिस्कशन होगा। और आपको पता है कि मेजोरिटी से वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के डिसीजन को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही प्रोविजन, मतलब ऐसे समझिए कि स्टेट रिफॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है वो कौन करता है, वो होम मिनिस्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि यूपी को काट के 3 अलग अलग स्टेट बनाए गए, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ना। ये होम मिनिस्ट्री करेगा, होम मिनिस्ट्री ऐसा बिल पार्लियामेंट में तब रखेगा जब वो पहले राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा लेगा, है ना। तो अगर उसको सिग्नेचर कराने के बाद पार्लियामेंट रखेगा, पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है लोअर हाउस उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, उसके बाद जो है वो बिल पास हो जाएगा, ठीक। यहां पे भी यही कहा गया है, एनी बिल रिलेटिंग टू द रेवेन्यू ऑफ डेप्ट, मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स could not be passed without the गवर्नर जनरल अप्रूवल। इन जनरल क्या होता है, बाकी सारे जो बिल होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे, वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर उनको जो है डिसीजन लेंगे, वोटिंग करेंगे, उसको वो बिल को पास करेंगे, फिर गवर्नर जनरल उसको अप्रूव कर देगा, फिर वो आपके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक जाएगा, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी उस पर चर्चा कर लेगी, वो फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये तरीका था। लेकिन जो रेवेन्यू हो गया, डेप्ट हो गया, मिलिट्री हो गया, रिलीजन हो गया, इनके लिए जो है अगर ऐसा प्रोसेस अपनाया गया, पहले भाई हाउस क्या डिसीजन ले रहा है, फिर गवर्नर जनरल उसको साइन करे और फिर उस प्रोसेस से जाए तो लेट हो जाए, है ना। तो सीधे सीधे क्या कर दिया कि रेवेन्यू, डेप्ट, मिलिट्री और रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स के बिल को गवर्नर जनरल के अप्रूवल के बिना ही नहीं रखा। और गवर्नर जनरल के अप्रूवल मतलब कि पहले से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसने अपने फेवर में ले रखा है, ठीक है, पहले से इसमें चर्चा कर रखी है। और फिर गवर्नर जनरल अपने अप्रूवल के बाद इस बिल को रखवाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये सिर्फ एक ड्रामा है इन टाइप के बिल्स पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इच्छा से पारित हो। इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल लेवल पे एक मैसेज जाएगा। क्योंकि देखिए 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें लार्ज स्केल पे जो जेनोसाइड हुआ है, मैसकर हुआ है, लोग मारे गए, तो इससे ब्रिटिश की जो है इमेज जो है अमेरिका में बड़ी बदनाम हो रही है। अमेरिका वैसे देखा तुम यही करते थे, हमारे यहाँ नहीं करते थे, इंडिया में भी करते हो। आप जो है इंडियंस को भी इंसान नहीं समझते। अमेरिका जबरदस्ती, और यूरोप की बाकी सारी कंट्रियां भी जो है जो कॉलोनाइजेशन में पीछे रह चुकी हैं, वो भी ब्रिटिश के ऊपर जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो उनको प्रेशर बनाती है। वो देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए ऐसा नहीं, देखिए हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है इंडियंस को भी पार्टिसिपेट कराया है, उनके अप्रूवल से बिल पास हुआ। जो कुछ भी हो रहा है उनके अप्रूवल से हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। हम उनको उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन में जो है उनको जो है कुछ सीट्स दे रहे हैं। क्या क्लियर हो रहा है, ये सब ड्रामा चल रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर आप सबको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 empowered द गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस। हाँ, इमरजेंसी के केस में क्या गवर्नर जनरल का वेट करेगा बैठ के कि मान लीजिए 1857 जैसा दोबारा मैसकर आ जाए, कुछ मतलब कोई रिवोल्ट हो जाए, है ना, तो वो मैसकर करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए, मतलब आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि गवर्नर जनरल जेनोसाइड करने के लिए, कुल के इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए वो किसी अध्यादेश को लेके आएगा। आज भी देखिए राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे विंटर सेशन है ना, या जैसे आपका बजट सेशन, फिर आपका मानसून सेशन है, बजट सेशन अभी चल रहा है, बजट सेशन जैसे ही खत्म हो जाए तो मानसून सेशन है, ठीक है। तो बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है, मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिससे जो है इंडिया की इंटीग्रिटी को कुछ लॉस हो जाए, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। उस ऑर्डिनेंस को बाद में, हाँ ठीक है, जब मानसून सत्र आएगा तो उसमें डिसाइड होगा कि ऑर्डिनेंस को हम आगे एज अ बिल रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि राष्ट्रपति ने साइन किया, आगे उसको एज एक्ट मानते हैं कि नहीं मानते, वो मेजोरिटी विल डिसाइड। हाँ, तो ऑर्डिनेंस का प्रोविजन जो है आपको 1860 में मैंने आपको बताया था, आया था, है ना, कैनिंग लाए के आया था, उसको हु बहू यहाँ पे कैनिंग ने रखवा दिया है कि गवर्नर जनरल जो है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, कब, इमरजेंसी के केसेस में। और ये ऑर्डिनेंस जो है 6 महीने तक एग्जिस्ट करेगा, 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके बाद जो है फिर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने इसको रखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसाइड करेगी। और सीधी सी बात है, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को इतनी पावर है? 1861 में नहीं, 1892 में पावर क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पूछा
गोखले ने पूछा, नॉन ऑफिशियल मेंबर होने के नाते गोखले ने पूछा कि भैया मलक्का से लेके और इजिप्ट तक का जो नेवल एक्सरसाइज है उसकी जो सैलरी आप देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कलेक्ट किए हुए रेवेन्यू से क्यों? और ये क्वेश्चन किससे पूछा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। यही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसके पास पोर्टफोलियो है, जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उससे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स पूछ रहे हैं कि भैया मलक्का स्टेट से लेके इजिप्ट तक की नेवी का खर्चा हमारे बजट पे क्यों? आखिर यहां की जो कंट्रीज है उनके बजट के ऊपर क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछने का राइट मिला 1892 में, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा ये यहां पे नहीं लिखा हुआ। फिर जो उन्होंने आंसर दिया तो उसके अगेंस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये राइट वहां जाके मिलेगा। पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो ये चीजें आगे जाके देखने मिले। तो इसी को हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप समझ पाएंगे कि जब हम जाके पढ़ेंगे क्या, मॉडरेट्स को पढ़ेंगे, उदारवादियों को पढ़ेंगे, वहां जाके गोखले साहब बोलते हैं कि अगर अंग्रेज चले गए तो मैं टेलीग्राफिक लाइन इनको वापस बुला लूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को डेमोक्रेसी देने के पहले इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होना जरूरी है, इंडिया का डेमोक्रेटाइजेशन होना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप देखिए 1892 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर बनेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर बनेंगे, उसी तरीके से प्रोविंसेस में भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनेंगे वो इलेक्शंस के थ्रू चुन के आएंगे। तो इंडियंस को जो है इलेक्शंस कैसे होते हैं और मोनार्क से निकल के डेमोक्रेसी में जाने पे ही हमको ये राइट मिलेगा, ये फील कराना जरूरी है। अदरवाइज जो है, अगर हम तुरंत अगर आजादी मांग लेंगे और अगर मान लीजिए हमको आजादी मिल भी जाती है लड़ झगड़ के भी, तो भी क्या हम इंडियंस को डेमोक्रेसी दे पाएंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं मोनार्क के अंडर में चले जाएंगे। हम पूरा एक सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, इसलिए दादा भाई नौरोजी और जो मॉडरेट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि मेंस में पूछा गया है कि वर्तमान में जो उदारवादी या जो मॉडरेट्स थे उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई, क्या गांधी की प्रासंगिकता आज भी बनी है, क्या यूटिलिटी आज भी उनकी बनी हुई? तो ये सब चीजें हम इन चीजों को समझ में आता है कि भाई ये सब चीजें हैं। क्लियर है चीज? कोई डाउट? तो ऑर्डिनेंस को जो है जारी करने का राइट जो है किसको है? गवर्नर जनरल को है। और ऐसे ऑर्डिनेंस के बारे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो बताएगा कि भैया ये ऑर्डिनेंस करने जा रहे हैं। क्लियर है चीज यहां तक? किसी कोई डाउट? आगे बढ़े। ओके, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लेते। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। बॉम्बे और मद्रास को जो है फिर से जो है अपनी पावर दे दी गई है, किसकी? अमेंडिंग लॉज की, मेकिंग पावर्स की, लॉ बनाने की। ठीक है, ज्यादा चीजें यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगी। काउंसिल ऑफ द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर एक्सपेंडेड फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस बाय एडिशन। हाँ, देखिए सीधी सी बात है कि जो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल वर्डिंग प्रोविंसेस में जो गवर्नर होता है, तो उसको दोबारा लॉ मेकिंग पावर मिली है, तो अकेले नहीं करेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ वो क्या करेगा? एडवोकेट जनरल, जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि जो गवर्नर जनरल जो इंपीरियल लेवल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 5 मेंबर हैं, उन 5 मेंबर में एक लॉ मिनिस्टर भी है। और आपको याद आ रहा होगा 1833 में तो सीधे सीधे ये लॉ मिनिस्टर बना था, जिसका नाम था मैकॉले। मैकॉले जैसे एक्सपीरियंस लोग है ना, जो कि लॉ के एक्सपर्ट है। तो इसी तरीके से जो गवर्नर जनरल, जो गवर्नर स्टेट का है, उसके पास भी जो है एडवोकेट जनरल होना चाहिए, जो जो जो, जो कि लॉ का एक्सपीरियंस लोग हो, है ना। तो इनको नॉमिनेट कौन करेगा? कुछ एडिशनल मेंबर्स को जो है गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा, कहां का? प्रोविंसेस का। ठीक है, The councils of the governor of Madras and Bombay were expanded for legislative purpose। इसका जो है विस्तार किया जाता है और इसमें कुछ एडिशनल मेंबर ऐड करने का राइट किसको है? गवर्नर को है। वो एडवोकेट्स को गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा। ठीक, दूसरी चीज ये कि गवर्नर जनरल की परमिशन के बिना कोई भी जो है डिसीजन नहीं लिया जा सकता, कोई भी मीटिंग नहीं होगी, कोई भी जो है लेजिस्लेटिव वर्क नहीं होगी। सीधी सी बात है, गवर्नर ही डिसाइड करेगा, है ना। The assent of the governor was necessary to validity of a law whether or not he was present at the meeting at which it was made। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो लॉ बनाया है, अगर जब वो लॉ बन रहा था तो अगर वहां गवर्नर जनरल हो और चाहे ना हो, ठीक, आपको जो है एसेंट लेना पड़ेगा किसका? गवर्नर का। ये चीज क्लियर होगी, है ना? यहां तक कोई डाउट है ना? सीधे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल लेवल पे क्यों हो रहा है, आपको ये भी तो थॉट करना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, इतना बड़ा इंडिया है ना, अगर इंपीरियल लेवल पे ही सारा काम करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको प्रोविंशियल लेवल पे थोड़ी बहुत पावर तो देनी ही पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि थोड़ी बहुत पावर देने से जो ब्रिटिश है वो भी थोड़ा सा जो है
यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना? सिर्फ और सिर्फ गवर्नर मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छोटे छोटे ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक क्लियरिटी नहीं है कि किन सब्जेक्ट्स पे जो है, हाँ, सब्जेक्ट्स वाइज क्लियरिटी नहीं है कि किन सब्जेक्ट्स पे जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल बना सकती है, लोकल लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है किस पे लॉ बना सकती है, वो सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे लेके क्लियरिटी नहीं है ना? क्लियर? तो अब लेकिन फिर क्या है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसपे इंपीरियल के रूल को प्रोविंसेस को मानना पड़ता है, या सेंट्रल के रूल्स को प्रोविंसेस को मानना पड़ता है, तो उससे हमें थोड़ी सी क्लियरिटी होगी। जैसे क्या, सीधी सी बात है, आर्मी आर्मी का डिसीजन कभी भी जो है स्टेट नहीं ले सकता है। फॉरेन अफेयर्स हो जाएगा, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हो जाएगा, वो भी जो है वही देखेगा, कौन देखेगा? सेंट्रल देखेगा। कस्टम्स हो गया, क्वाइनेज हो गया, करेंसी हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, पीनल कोड हो गया, रीजनल एंड पोस्टल टेलीग्राफ, ये सब सेंट्रल से जुड़ा हुआ मसला और जनरल चीज है। आप देखिए, बीएसएनएल होता है, यूपीएसएनएल नहीं होता है, ठीक है? पीनल कोड जो होता है आईपीसी होता है, यूपीसी नहीं होता है ना? कॉपीराइट का भी जो रूल्स है वो सेंट्रल डिसाइड करेगा। अब जो ब्रिटिश है वो कॉपीराइट का रूल्स तो अपने आप ही देंगे। भाई देखिए, कॉपीराइट जो होता है ऑल ओवर इंडिया चलता है। अगर मान लीजिए यूपी कह दे कि मैंने जो किताब लिखी है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे, नीम की पत्ती को यूज करने के लिए मैंने एक आयुर्वेदिक किताब लिखी, और किसी ने जो है बंगाल में भी लिखी, बंगाल वाला कह देगा इसका कॉपीराइट है, यूपी वाला कह देगा इसका कॉपीराइट है। लेकिन अगर मद्रास में जाएगा या पंजाब में जाएगा तब क्या होगा? तो कॉपीराइट सेंट्रल डिसाइड कर देगा। पेटेंट वगैरह भी उसी में आ रहा है। करेंसी करेंसी भी सेंट्रल का मसला है। मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, कौन लिखता है? गवर्नर जनरल ऑफ रिजर्व बैंक। तो ये रिजर्व बैंक इसकी गवर्नमेंट की। तो ये सब चीजें जो है इनसे क्लियर हो जाता है कि हाँ, कुछ रूल्स जो हैं जो इनसे बचे हुए रूल्स हैं, उसी में जो है स्टेट प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट्स रिजर्व है किसके लिए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए, है ना? सब्जेक्ट्स रिजर्व है सेंट्रल लेजिस्लेटिव की। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अभी सब्जेक्ट्स का डिवीजन नहीं चालू हुआ है। आप देखेंगे धीरे से मेयो आएगा 1872 में, सब्जेक्ट्स का डिवीजन चालू हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चालू हो जाएगा। और ये इसके बाद आएगा लिटन, मॉडर्न हिस्ट्री में लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा रिपन, रिपन तक डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा। सब्जेक्ट डिवाइड क्लासिफाई कर दिए जाएंगे लगभग, मान के चलिए कि आपका 1784 तक ये जो है क्लासिफाई हो जाएगा कि भैया इंपीरियल सब्जेक्ट्स कौन से, मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट्स कौन से, स्टेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, स्टेट के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और दूसरा कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स जिसमें दोनों लोग बना सकते हैं। और ये देखिए लेगेसी हमको कहां मिलती है? शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट हो जाएगा, यूनियन लिस्ट हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, या सिटीजन जो है, वो स्टेट लिस्ट का मैटर नहीं है, वो जो है सेंट्रल लिस्ट का मैटर है। इसलिए जो ममता बनर्जी बोल रही है या जो आपका तमिलनाडु बोल रहा है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, है ना? वो सही है गलत है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। आप अगर ये अगर रोकेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है किस बात का? आर्टिकल 356 का यूज करने का, कि भैया राज्य में संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा है, राज्य की सरकार स्टेट लिस्ट में रूल बना सकती है, ना कि यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट के बने हुए रूल को अगर इंप्लीमेंट नहीं करती है, मना कर देती है, फॉर एग्जाम्पल जब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसीजन दे दे, और बाई चांस अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए जो गवर्नमेंट चाहती है उसी तरीके की डिसीजन दे दे, तब भी तमिलनाडु और आपका जो है बंगाल नहीं मानता है। सीधी सीधी बात है, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये प्रावधान मतलब आप देखिए ना ये चीजें, तो ये क्या है? ये ब्रिटिश लेगेसी 1872 से जो है ये सब्जेक्ट्स का डिवीजन चालू हो जाता है। 1861 में सब्जेक्ट का डिवीजन नहीं है, लेकिन तुरंत तुरंत नहीं समझ में आता ना। आपने बोल तो दिया डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, धीरे से जाके आपको पता चला अरे लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कर तो दिया, लेकिन सब्जेक्ट का डिवीजन तो नहीं किया। तो ठीक है भैया, सब्जेक्ट का डिवीजन भी चालू कर देंगे। रिपन तक आते आते सब्जेक्ट का डिवीजन चालू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है चीज? अब सब्जेक्ट से डिवीजन आपके माइंड में आएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों नहीं कर रही। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट यही करती रहेगी तो उसके पास तो बहुत सारी कॉलोनी। और पहले क्या करती थी पार्लियामेंट? देखिए 1600 से लेके और आपका 1853 तक हर 20 साल में रूल बना के बेचती थी, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो। अब ठीक है भाई, सब्जेक्ट से डिवीजन में तुम्हारी अपनी कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी, तुम डिसाइड करो कैसे करना। तो गवर्नर क्या कर रहा है? उस पावर का यूज कर रहा है जो उसको 1861 के एक्ट से बनी है, और फिर वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का डिवीजन करना चालू कर दे रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने मसला रखता है, वहां पर सब्जेक्ट का डिवीजन चालू। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको सभी को? ओके,
The act allowed the establishment of new council in other provinces. ये मैंने आपको बता रखा है, न्यू काउंसिल बना सकते हैं। जैसे देखिए 1886 में जो आ जाती है बर्मा में भी नई प्रोविंसेस बन जाती है ना। जो प्रोविंसेस बनी हुई है उनमें न्यू काउंसिल बना देते हैं, ठीक है। पंजाब में जो है 1897 में आ जाती है, स्टेब्लिश हो जाती है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द, ये 1961 हो गया, इसको 18 मान लीजिएगा। 1861 is our correct. The act associated Indians with the law making process for the first time. क्या स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया आपका, है ना। क्योंकि महाराजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव और पटियाला के राजा, इन सबको ये चीज मिल रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल है क्या? जो ये सदनी विधायिका आपको दिख रही है, नहीं, ये आएगी आपका 1919 में, और वो भी कहां पे आएगी? स्टेट लेवल पे आएगी। सेंट्रल लेवल पे भी 1935 में आएगी। तो बाई कैमरल नहीं दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं, ठीक। एक्ट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास। हाँ, रिस्टोर कर दिया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसने जो है लेजिस्लेटिव पावर फिर से दे दी। ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 और 3, आंसर ऑप्शन में कोई बन रहा है 1 और 3 का? गलत टाइप हो गया। हाँ, सी बन रहा है। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, यहां तक सबको क्लियर? आई होप आपकी क्लास आपने एंजॉय की होगी। आज मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लगा क्योंकि इसमें काम बहुत करना पड़ा, इतना लिख लिख के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो ये प्रेजेंटेशन आपका जो है अभी आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी एज अ पीपीटी। थैंक यू।